मॉडल को डे ब्रॉगली ने किस तरह से इंटरप्रेट किया, ये हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है डे ब्रॉगलीज इंटरप्रिटेशन ऑफ बोर्स क्वांटाइजेशन लॉ। बोर का क्वांटाइजेशन लॉ है MVR इज इक्वल टू NH/2π। de Broglie's interpretation of Bohr's तो अकॉर्डिंग टू बोर MVR इज इक्वल टू NH/2π होता है। इस बात को de Broglie ने सीरियसली कंसीडर किया एंड देन ही हैज इंटरप्रेटेड दैट। तो पहले हम लोग बात करते हैं de Broglie हाइपोथेसिस की और जो बोर एटॉमिक मॉडल है उसका। de Broglie's hypothesis, according to this, electron behaves as a wave. It has mass also, it has wave nature also, means there will be a wavelength associated with electron. There will be a wave associated with an electron. So de Broglie's hypothesis के according wavelength of electron will be h/p and h/mb, where v is velocity, m is, so this is wavelength of electron. Wavelength of electron. Electron has mass, so this would be particle. But de Broglie ने बोला कि जब mass है इस particle के पास, electron के पास, तो इसके पास velocity भी होगी, and that velocity and mass they will give you momentum. तो electron के पास mass है, velocity, that means electron has some momentum, and momentum रखने के कारण इसके पास एक वेवलेंथ भी आएगा लैम्डा, जिसको इंटरप्रेट किया h/p करके। तो de Broglie का हाइपोथेसिस कहता है कि कोई भी पार्टिकल नेचर रखने वाला अगर पार्टिकल है, पार्टिकल जिसका कि पार्टिकल नेचर हम लोग मानते हैं मास वेलोसिटी, सो इट कैन हैव ए वेवलेंथ आल्सो, इट कैन हैव ए वेवलेंथ आल्सो। तो वेवलेंथ भी यहाँ पर अपीयर करेगा और उस वेवलेंथ के लिए ही हम लोग यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा यूज करते हैं। संदीप कुमार अपना वीडियो ऑफ कर लें, संदीप कुमार, ओके। सो लैम्डा इज इक्वल टू h/p h/mv। सो यहाँ पर हम लोगों को अगर मैं कंडीशन देखना चाहूँ, सो mv लैम्डा क्या आएगा, mv लैम्डा इज इक्वल टू h, ओके। अगर मैं mv का वैल्यू अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल MVR इज इक्वल टू NH/2π, ये हमें मालूम है NH/2π, तो mv का वैल्यू क्या होगा, mv इज इक्वल टू हो जाएगा r डिनोमिनेटर में चला जाएगा, mv इज इक्वल टू NH/2π r, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। सो mv की वैल्यू मैं रखता हूँ NH/2π r then into lambda is equal to h. So this is, ये फर्स्ट स्लाइड है। So now 2π r is equal to this h cancel with this h, h cancel हो गया, प्लैंक कांस्टेंट दोनों तरफ, तो ये कैंसिल हो गया प्लैंक कांस्टेंट, एंड दो h and this is also h cancelled। 2π r is equal to क्या आएगा, n lambda। क्या इतना एक्सप्रेशन सबको मिल रहा है? According to de Broglie, MVR is equal to NH/2π, means orbital angular momentum is equal to NH/2π, n is principal quantum number। तो आप देख रहे हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा, किसी ऑर्बिट पर रिवॉल्यूशन करेगा, इन दैट कंडीशन इट्स ऑर्बिटल सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा, मींस इसके de Broglie वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, कौन होगा, 2πr। सो इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका सर्कमफेरेंस, 2πr से सर्कमफेरेंस लिखते हैं, सर्कमफेरेंस इनटू इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ de Broglie वेवलेंथ, de Broglie वेवलेंथ। इस कंडीशन को हम लोग अब देखते हैं कि ये क्या फुलफिल हो सकता है, इज इट पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, लेट अस चेक। ये कंडीशन मिली हमको अकॉर्डिंग टू थ्योरी गिवन बाय बोर एज वेल एज गिवन बाय de Broglie। दोनों ने ये थ्योरी पर अपनी सहमति दिखा दी, क्यों, क्योंकि दोनों का फार्मूला यूज हुआ है, बिकॉज़ वी हैव यूज्ड बोथ द फार्मूलाज गिवन बाय de Broglie एंड बोर। तो बोर कहता है कि MVR की वैल्यू NH/2π होनी चाहिए, और
De Broglie बोलता है कि जो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। हमने दोनों को एक साथ कंबाइन करने का ट्राई किया और हमें मिला कि सर्कमफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट विल बी इक्वल टू सम क्वांटिटी सम इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय De Broglie वेवलेंथ। तो अब इसको मैं एक इमेज के थ्रू समझाने का ट्राई करता हूं। सपोज एक ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पर होगा मान लेते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करने के लिए, जैसे सड़क पर आपने देखा होगा सड़क सीधी होती है, लेकिन कुछ बाइक वाले आजकल ऐसे चलाते, देखिए ऐसे ऐसे देखा है जाते हुए लोगों को, ऐसे बाइक चलाते हुए देखा होगा। आपके बहुत सारे दोस्त भी इस यंग एज में चलाते होंगे, तो कहते हैं कि हम लोग अच्छा बाइक चलाते हैं, इसको वेव नेचर वाला बाइक चलाना बोलते हैं, ठीक है। तो वेव नेचर में चलाते हैं। इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही जाता है, वो सीधा नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन कहता है कि भाई मैं, मेरे पास वेव नेचर है, मैं वेव की तरह जाऊंगा, ठीक है। तो ये वेव नेचर में जो रिवॉल्यूशन है वो उस ऑर्बिट के ऊपर होगा और उस ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस एक्चुअली वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो मैं देखता हूं कुछ इस तरह से इमेज बनेगा, ठीक है। तो वेवलेंथ को एक्सप्रेस करना है करेक्टली। चलिए, तो ये कौन सा ऑर्बिट होगा, कोई बता सकता है देखकर? कितने मैक्सिमा, कितने मिनिमा, कितना वेवलेंथ बनेगा? 2πr का वैल्यू 2πr इज इक्वल टू 3 लैम्डा। ये R3 है, दिस इज थर्ड ऑर्बिट। यस, 3 मैक्सिमा 3 मिनिमा। तो 3 मैक्सिमा 3 मिनिमा मींस दिस इज थर्ड ऑर्बिट। और De Broglie यही बात एक्सप्लेन करता है, बोलता है कि जो 2πr की वैल्यू है, 2πr का क्या मतलब हुआ? 2πr का मतलब हुआ कि जो सर्कमफेरेंस है इस ऑर्बिट का वो 3 into लैम्डा होगा। वेवलेंथ आप जानते हैं कि दो मैक्सिमा मिनिमा के, दो कंजुगेटिव मैक्सिमा या दो कंजुगेटिव मिनिमा के बीच का डिफरेंस है। तो इसको मैं ऐसे अगर दिखाना चाहूं तो मैं दिखा सकता हूं, दिस इज 2πr3, ये पूरा लेंथ हो गया। और इस पूरी लेंथ पर वेवलेंथ कितनी बार है? 3 बार, 3 टाइम्स वेवलेंथ, मतलब 1 2 3, सॉरी 1 कम हो गया। तो मैं जैसे ऐसे उसको एक्सप्रेस कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि वेवलेंथ एक्चुअली यहाँ पर हमारे केस में हम लोग जो पढ़ते हैं तो 3 तो बन रहा है लेकिन लेंथ ज़्यादा कम हो जा रही है। चलिए एक बार मैं और सही करता हूँ, ट्राई करता हूँ। 1 2 3, ठीक है। तो 3 वेवलेंथ हो जाएगी, 3 टाइम्स लैम्डा इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। तो दिस इज 1 लैम्डा, एक बार लैम्डा हुआ, फिर से लैम्डा और फिर से ये लैम्डा। तो De Broglie और बोर का टाइम लगभग एक ही है। उसी टाइम पर De Broglie नाम का साइंटिस्ट भी आता है 1911, 1930, 1912, और उसी समय पर De Broglie के साथ बोर भी अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं और दोनों के डिस्कशंस इस पॉइंट पर आकर मर्ज कर जाते हैं। दोनों एक दूसरे की बात को एग्री कर जाते हैं, दोनों का रिजल्ट मैच हो जाता है। तो ये जो मैंने एक इमेज बनाया, अभी और भी इमेजेस बना सकते हैं हम लोग, ऐसे इमेजेस और भी बना सकते हैं हम लोग। एक और अगले पेज पर दिखाता हूं मैं, अगले पेज पर एक और इमेज बना देता हूं। Okay? So now let us have another image. अब इस इमेज पर मैं कुछ वेवलेंथ ऐसे दिखा दूं। तो अब इसमें कितना है लैम्डा और 2πr? यस, दिस इज 2πr4 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, 4 टाइम्स लैम्डा, ठीक है। तो दिस इज n इज इक्वल टू 4, पिछला वाला n इज इक्वल टू 3 था। तो अभी इसके लिए एक्सप्रेस करने के लिए जो मैंने 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा दिखाया, यहाँ n लिख देता हूँ, Rn, ये बेटर रहेगा। nth ऑर्बिट के लिए n सफिक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, v के साथ n लगा देता हूँ nth ऑर्बिट के लिए। तो इससे क्या होगा कि हमें एक सफिक्स बता देगा कि R4 है, R2 है, R3 है। तो वेवलेंथ और रेडियस पर हम लोग n सफिक्स लगा सकते हैं, मोर जनरल बनाने के लिए, जनरलाइज हो जाएगा वो। n को वैल्यू पुट करते जाओ 1 2 3, आपको डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या केसेस बनेंगे वो आपको पता चलता जाएगा। तो अब इसका मैं लैंग्वेज लिखकर फिनिश करता हूँ इसको। तो लैंग्वेज में लिखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, वही सर्कुलर ऑर्बिट, उसी स्टेशनरी ऑर्बिट वो एक्सेप्ट करेगा जिसमें उसके De Broglie वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल और जिस ऑर्बिट का 2πr सर्कमफेरेंस इक्वल हो जाता है। बात समझ में? जो हमने 2πr इक्वल टू n लैम्डा दिखाया, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करना पसंद करेगा जिसमें उसकी ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस और उसका इंटीग्रल मल्टीपल दोनों 2πr इक्वल टू n लैम्डा को सेटिस्फाई कर दे। तो इसको लिखते हैं। तो he has interpreted स्टेशनरी ऑर्बिट को इंटरप्रेट करने के लिए the electron wave can be adjusted into around an orbit। किसी ऑर्बिट के अराउंड अगर वेवलेंथ को एडजस्ट करना हो, can be adjusted around an orbit only when the circumference
of the orbit, circumference of the orbit can contain exactly an integral multiple of de Broglie wavelength. तो ऑर्बिट के अराउंड इलेक्ट्रॉन वेव अगर एडजस्ट करना हो तो तभी पॉसिबल है जब 2 पाई आर सर्कमफेरेंस की वैल्यू एग्जैक्टली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा हो जाए। ठीक है, तो यही बात हमारे पास निकल के आ रही है थ्योरी में, 2 पाई आर इक्वल टू एल लैम्डा। अगर nth ऑर्बिट का ले रहे हैं तो एल लैम्डा के साथ इक्वेट कर सकते हैं। तो ये दोनों का आपस में डिस्कशन हो गया, दोनों की ऑर्बिट का, और de Broglie ने इसके अकॉर्डिंग अपना एक इंटरप्रिटेशन निकाल दिया कि तभी वो एडजस्ट कर पाएगा जब उसका 2 पाई आर वैल्यू एल लैम्डा इक्वल हो जाए। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूँ। इतना डिस्कशन इसका सफिशिएंट है। de Broglie का डिस्कशन आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी करते हैं, वहां आपको ये सब इन्फॉर्मेशन हो सकता है टीचर वहां भी डील करें इस बातों से। सो नाउ नेक्स्ट है सोमरफेल्ड्स एक्सटेंशन ऑफ बोर्स मॉडल। सोमरफेल्ड ने बोर एटॉमिक मॉडल को एक्सटेंड किया फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट। सोमरफेल्ड मॉडल इलिप्टिकल ऑर्बिट को एक्सप्लेन करने में यूज होता है और बोर एटॉमिक मॉडल सर्कुलर ऑर्बिट के लिए करेक्ट है। सो नाउ सोमरफेल्ड्स एक्सटेंशन, सोमरफेल्ड ने एक्सटेंड किया है, एक्सटेंशन। Sommerfeld has extended the Bohr atomic model. He has considered elliptical orbit at the place of circular. And circular orbit elliptical orbit का स्पेशल केस हो जाएगा। आगे अभी इस पर हम लोग फोकस करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ बोर्स मॉडल। सो बोर्स मॉडल का एक्सटेंशन सोमरफेल्ड मॉडल है। अब इस पर हम लोग बात करते हैं। सो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड सर्कुलर ऑर्बिट्स पर अभी तक हम लोगों ने जो भी रिजल्ट्स निकाले हैं उसमें हमें सफलता मिली है और सक्सेसफुली हमने बताया कि ईच ऑर्बिट हैड ए सिंपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सभी ऑर्बिट्स के पास अपना एक क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो नाउ वी विल डिफाइन व्हाट इज द सोमरफेल्ड्स मॉडल एंड व्हाट ही हैज कंसीडर्ड। क्या कंसीडर किया? तो सोमरफेल्ड हैज कंसीडर्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट एट द प्लेस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। सो लिखना स्टार्ट करते हैं। सोमरफेल्ड हैज कंसीडर्ड, क्या कंसीडर किया? कंसीडर्ड that the electron could move in elliptical orbit and revolve in the elliptical orbit in addition to Bohr's circular orbit. So electrons could move in elliptical orbit also. इन्होंने पूरी तरह से मना नहीं किया कि सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व कर सकता। इन्होंने कंसीडर कर लिया कि यस एक्सटेंशन है हमारा मॉडल, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी अवेलेबल है। तो ही हैज कंसीडर्ड दैट इलेक्ट्रॉन कुड मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट आल्सो इन एडिशन, इन्होंने वर्ड आगे दे दिया, इन एडिशन टू द बोर्स सर्कुलर ऑर्बिट। बोर्स सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स, और ये करेक्ट भी है, सर्कुलर ऑर्बिट्स आर आल्सो अवेलेबल, बट इलिप्टिकल ऑर्बिट भी है। इस बात को इन्होंने कंसीडर किया और बाद में इसके पीछे थ्योरी भी इन्होंने दी है। सो सपोज लेट वी हैव एन इलेक्ट्रॉन, तो सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। अब मानते हैं कि रिवॉल्व कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में, और सोमरफेल्ड का ही मॉडल है जो पहली बार ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स को इंक्लूड करता है। ये मैं आपको बता दूं कि सर्कुलर ऑर्बिट के मॉडल में आप ओनली एक क्वांटम नंबर पाते हो, वो है प्रिंसिपल। बट जब इलिप्टिकल ऑर्बिट का ऑप्शन लोगे तो आपको सर्कुलर ऑर्बिट के जैसा एक प्रिंसिपल तो मिलेगा ही, इसमें एक क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग बाद में ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के नाम से जानने लगे, वो भी इंक्लूड हो जाता है। उसका भी डिस्कशन इस थ्योरी में इंक्लूड करना पड़ता है। सो नाउ लेट एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में, तो सोमरफेल्ड ने अपना मॉडल बनाया, तो मॉडल बनाते समय बोला कि सपोज कर लो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विथ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होगा? न्यूक्लियस एट वन फोकस, एक फोकस पर न्यूक्लियस एक्सिस्ट कर रहा है। दो फोकस होते हैं इलिप्स में, तो एक फोकस पर मान लिया कि हमारा इलिप्स का जो फोकस है उस पर न्यूक्लियस अवेलेबल है। वैसा ही जैसे प्लैनेटरी मोशन में सन एग्जिस्ट करता था, सूरज वहां पर रहता था एक फोकस पर, फोकी बोलते हैं उसको, दो फोकस हैं, सो एक्सिस्ट एट द वन ऑफ द फोकी। सो एक फोकस पर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ये हमने कंसीडर कर लिया। हमने क्या कंसीडर किया? मतलब सोमरफेल्ड ने पहली बार किया होगा, सोमरफेल्ड। सो नाउ सपोज करते हैं यस फोकी, वन ऑफ द फोकी लिख सकते हैं, यस फोकी होता है उसका प्लूरल, वन फोकस भी लिखेंगे वो भी ठीक है, एक ही फोकस की बात कर रहे हैं एट ए टाइम। सो वन ऑफ द फोकी या वन ऑफ द फोकस, दैट इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस कंसीडर टू मोमेंटम, टू कोऑर्डिनेट्स। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, मतलब मान लो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो सर्कुलर ऑर्बिट में उसको हम लोग r और थीटा दो कोऑर्डिनेट देते हैं। तो सर्कुलर ऑर्बिट में
जैसे मान लो सर्कुलर ऑर्बिट में एक बनाऊं सर्कुलर ऑर्बिट, तो उसमें जो कोऑर्डिनेट है वो तो वेरी करता है थीटा, बट आर जो है वो वैल्यू कांस्टेंट रह जाती है पूरे के पूरे मोशन में सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, फॉर सर्कुलर ऑर्बिट यू एज्यूम ओनली थीटा वैल्यू मूविंग, थीटा वेरी करता है, थीटा टाइम के साथ वेरी करता है, कभी थीटा यहाँ आ गया, कभी थीटा यहाँ आ गया, थीटा यहाँ कोई भी पॉइंट थीटा हो सकता है। तो जब इलिप्टिकल ऑर्बिट लेते हैं तो आर और थीटा दोनों वेरिएबल होता है, आर एंड थीटा दोनों वेरी करते हैं, ये हमको मालूम है, आपको भी मालूम है। सो नाउ पोलर कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते हुए एक इलिप्स बना लेते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट में थीटा वेरी करता था, आर कांस्टेंट रहता था बिकॉज आर रेडियस था उसका। सो नाउ वी एज्यूम एन इलिप्स, सपोज दिस इज आवर इलिप्स। Okay. So suppose we have an ellipse. So let us consider we have this ellipse and coordinates are r and theta for a particular point. तो किसी पॉइंट पर मान लेता हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर फोकस बनाना पड़ेगा। ओके, तो इस पॉइंट पर मुझे मान लेता हूँ कि मेरा न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज द पॉइंट वेयर न्यूक्लियस एग्जिस्ट एंड दिस इज द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल। सो दिस हैज कोऑर्डिनेट r and theta। ठीक है, आर एंड थीटा। अभी 2-3 स्लाइड हुई है मैक्सिमम, 1 2 3, तीसरा स्लाइड चल रहा है, जस्ट थर्ड स्लाइड ऑफ द क्लास। तो आर एंड थीटा दो वैल्यूज हमारे पास हैं। सो लेट आर एंड थीटा आर पोलर कोऑर्डिनेट्स, आर टू कोऑर्डिनेट्स, टू कोऑर्डिनेट्स। आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स वुड बी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, आर टू कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर periodic function of time, periodic function of time, r और थीटा पीरियोडिक फंक्शन है टाइम के। ठीक है, अब जब टाइम का पीरियोडिक फंक्शन है तो ये हमें मालूम है कि हमें विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके बाद सपोज और भी कर लेते हैं, सपोज अब आपके साथ r और थीटा के साथ दो मोमेंटम भी मानना पड़ेगा, पी आर पी थीटा। सो सपोज पी आर एंड पी थीटा आर टू मोमेंटा एसोसिएटेड विद दीस कोऑर्डिनेट्स। सो सपोज कर लेते हैं पी आर, पी के साथ नीचे आर लगा दिया मतलब रेडियल, और थीटा मतलब एंगुलर। पी आर एंड पी थीटा आर टू एसोसिएटेड मोमेंटा। उस दिन क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पी आर और पी थीटा दो मोमेंटम लेने पड़ेंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेट से रिलेटेड मोमेंटम है। पी आर एंड पी थीटा आर टू एसोसिएटेड मोमेंटा। मोमेंटम का मोमेंटा हो जाएगा प्लूरल, मोमेंटा 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 विद द कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा। ठीक है, आर और थीटा के साथ एसोसिएटेड है ये मोमेंटा। ठीक है, एक आर के साथ एक थीटा के साथ, और आर और थीटा को हमने पीरियोडिक वेरी करने वाला कोऑर्डिनेट मान लिया। नाउ फ्रॉम विल्सन सोमरफेल्ड्स क्वांटाइजेशन रूल, फ्रॉम विल्सन सोमरफेल्ड्स क्वांटाइजेशन रूल, क्या जानते हैं हम लोग विल्सन क्वांटाइजेशन रूल से? हम लोग ये जानते हैं कि विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट साइक्लिक वेरी करेगा तो 0 से 2 पाई तक लेना पड़ेगा। तो पी आर डी आर, पी आई डी क्यू आई लिखा था हमने, पी आर डी आर हो गया आर, और पी आर उसका रेडियल मोमेंटम हो गया। तो यहाँ हो जाएगा एन सफिक्स आर एच, एन सफिक्स आर उसके साथ एच लगा दिया, एच प्लांक कांस्टेंट, एन आई के प्लेस पर एन आर, पी आई के प्लेस पर पी आर, और क्यू आई के प्लेस पर आर। सो दिस इज सपोज, अभी तक इक्वेशन नहीं लिया, सो नाउ कंसीडर दिस इक्वेशन नंबर 5, इसको कंसीडर कर लिया इक्वेशन 1, एंड पी थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एन थीटा एच, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो ये एन थीटा मान सकते हैं, इसी को हम लोग आगे के एच मान लेते हैं। कुछ बुक्स में के एच लिखा जाता है और कुछ बुक्स में हम लोग एन थीटा भी इसको देखते हैं। एन थीटा मतलब दैट कोऑर्डिनेट दैट इंटीजर डिपेंड्स ऑन एंगुलर वैल्यूज थीटा, तो थीटा के करस्पॉन्डिंग एन थीटा और आर के करस्पॉन्डिंग एन आर, इसको के एच भी ले सकते हैं। We can assume it as K also. So let us solve these two equations, two integrations. दोनों को सॉल्व करना है। So यहाँ पर लिख लेता हूँ where NR and K, NR and K लिखें और थीटा लिख दें R and थीटा, चाहे जो आप प्रेफर करें लिख सकते हैं। So where NR and K are radial and अब जो K है उसको चाहे n थीटा लिखे चाहे K लिखे, इसका नाम हो जाएगा and एजीमुथल, एजीमुथल। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर रिस्पेक्टिवली, क्वांटम नंबर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ
अब सोल्यूशन देखते हैं दोनों इक्वेशंस में। पहला इक्वेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है सॉल्व करना क्योंकि एनआर है, पीआर है, डीआर है। दूसरा वाले में पी थीटा डू नॉट डिपेंड ऑन थीटा, पी थीटा इज कांस्टेंट, इट डू नॉट कंटेन थीटा। दिस इज थर्ड slide of today's class. So now let us solve equation 2 first. सबसे पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। The solution of equation 2 is, कैसे निकलेगा? p theta d theta is equal to kh। तो p theta is common, कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, और दिस इज टू d theta is equal to kh p theta, और ये आ जाएगा 2 पाई is equal to kh। तो जो इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई तक होगा, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई मींस 2 पाई माइनस 0, दैट मींस 2 पाई p theta। So we are having p theta is equal to kh upon 2 pi। This is the angular momentum। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसका सॉल्यूशन तो इजी है, आराम से निकाल लोगे आप। p थीटा डू नॉट डिपेंड ऑन थीटा। आप जानते हैं p थीटा के फार्मूले में थीटा नहीं रहता, थीटा डॉट रहता है, p थीटा बाई dt ओमेगा इसको बोलते हैं। तो आप जानते हैं p थीटा इज सिंस p थीटा इज इक्वल टू m v r, m r स्क्वायर थीटा डॉट। ये एंगुलर मोमेंटम है, एंगल के साथ है मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम p r जो होगा रेडियल मोमेंटम वो हो जाएगा m r डॉट। तो m v r इसमें थीटा है ही नहीं, थीटा नहीं है तो थीटा से बाहर ले लिया, थीटा के साथ इंटीग्रल में नहीं यूज किया। सो नाउ लेट अस सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लिया, नाउ वी हैव नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1। सो अब इक्वेशन 1 के लिए हम लोग देखते हैं, ओके। सिंस पी आर जो रेडियल मोमेंटम है पी आर, उसकी वैल्यू हो जाएगी एम आर डॉट, पी आर इज इक्वल टू एम आर डॉट एंड पी थीटा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ओके। तो अब पी थीटा को मैं लिखना चाहता हूं पी थीटा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ओके। सो इसको एक इक्वेशन मान लेता हूं मैं, एक इक्वेशन इसको मान सकते हैं। सिंस पी आर इज इक्वल टू एम आर डॉट। अब पी आर से मैं पी थीटा निकालना चाहता हूँ, पी थीटा के टर्म में पी आर की वैल्यू निकालूंगा जिससे कि सोल्यूशन मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाए इक्वेशन 1 का इंटीग्रल सोल्यूशन। तो एम आर डॉट है एम डी आर बाई डी टी, लिख सकते हैं हम लोग। अब एम डी आर बाई डी थीटा ये लिख देता हूं मैं इसमें, और डी थीटा नीचे डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ओके। सो अब इसमें P इज इक्वल टू एम वी आर होता ही है भाई, पहले क्लास में मैंने डिस्कस किया है। जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है एम वी आर होती है। राजकुमार गुर्जर आपको मैं बता रहा हूँ, P जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, जैसे हम बात करते हैं तो, है ना। चलिए, सो ये हो गया एम डी आर बाई डी थीटा बाई डी टी। सेंट्रल फोर्स के लिए जो हमारा पी थीटा है वो कांस्टेंट होता है। सेंट्रल फोर्स पढ़ा होगा सेंट्रल फोर्स मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में। सो डी आर बाई डी थीटा इंटू डी आर बाई डी थीटा इंटू एम डी थीटा बाई डी टी। तो एम डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा? पी थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको चाहूं तो मैं इक्वेशन रख सकता हूं 4th नंबर, इसको इक्वेशन रख देता हूं 5 नंबर। तो एम डी थीटा बाई डी टी। अब इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूं डी आर बाई डी थीटा इंटू पी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 के हेल्प से ऐसा हमको मिल गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 इक्वेशन 5 में पी थीटा की वैल्यू लिखी है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो एम थीटा डॉट एम डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू हो जाएगा पी थीटा बाई आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 5। चलिए इक्वेशन 5 की हेल्प से ऐसा हमारा बन गया। तो पी आर का वैल्यू मिल गया हमें, इसको पी आर लिख देता हूं मैं, पी आर इज इक्वल टू दिस इन द ब्रैकेट, एक बॉक्स बना देता हूं इसका। मुझे पी आर की वैल्यू चाहिए थी, मैंने इसको बना लिया, क्योंकि इक्वेशन 1 सॉल्व करने में पी आर का जो वैल्यू है वो मैं यहां से उठा लूंगा और यूज कर लूंगा। हाँ, तो पी थीटा, अरे पी आर का वैल्यू है ना, पी थीटा मैंने रखा है, इक्वेशन 5 है भैया, 3 4 5। इक्वेशन 5 का यूज किया पी थीटा बाई आर स्क्वायर एम डी थीटा बाई डी टी। सो नाउ अब क्या होगा एंड डी आर। नाउ डी आर की वैल्यू क्या है? डी आर की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ डी आर बाई डी थीटा इंटू डी थीटा। इसको इक्वेशन नाम दे देता हूं मैं 7th नंबर।
Now from equations 6 and 7, इक्वेशन 6 और 7 के यूज से इक्वेशन 1 इम्प्लाई करेगा। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 इक्वेशन फर्स्ट था पी आर डी आर एन आर एच, इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई करेगा? पी आर की वैल्यू है अभी सॉल्व किया था पी थीटा बाई आर स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा इंटू डी आर बाई डी थीटा एंड डी थीटा एंड दिस इज इक्वल टू एन आर एच। ठीक है, ये थीटा थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, सफिक्स है पी के साथ सफिक्स है थीटा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ओके, so this is p theta is constant हो गया, और 1 upon r dr by d theta square d theta is equal to nrh। चलिए इस इक्वेशन को अब हम लोग सेव रख लेते हैं अपने पास, इक्वेशन 8 मान लेते हैं इसको। अभी भी हम लोग सॉल्व पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि dr by d theta का वैल्यू नहीं पता है। नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पोलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स याद है किसी को? पोलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स का जब इक्वेशन की बात आती है तो हम बोलते हैं एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा 1 प्लस ई कॉस थीटा। पोलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा, वेयर एप्सिलॉन इज इसेंट्रिसिटी। ओके, इसेंट्रिसिटी है ये। So now we can have differentiation. So पहले log ले लेते हैं, taking log on both sides, से थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। both sides log ले लीजिए, तो log नेचुरल log लेते हैं, log L minus log R is equal to log 1 plus epsilon cos theta। log L minus log R is equal to log 1 plus epsilon cos theta। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो पहला 0 माइनस ln r है, ln r का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई आर, लॉग r का 1 बाई आर पहले होगा और फिर r का थीटा के रिस्पेक्ट में dr बाई डी थीटा। फिर इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा एंड इनटू माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये आ गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन चेक कर लीजिए, डिफरेंशिएशन करेक्ट है या नहीं। डिफरेंशिएशन बहुत लोगों का छूट गया होगा बहुत दिन से। ओके, सो नाउ लेट अस हैव दिस वैल्यू 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के इक्वेशन 8 में पुट कर देंगे। ओके, सो इससे जो वैल्यू मिल रही है माइनस माइनस में प्लस कर सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस। ओके, सो यहाँ से 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा, दिस विल बी एप्सिलॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज IX 9th। Now from equation 9th, equation 8th implies p थीटा बाहर लिया हुआ हमने और यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा दिस स्क्वायर एंड डी थीटा इज इक्वल टू NRH। ठीक है, 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा स्क्वायर था तो मैंने भी उसको स्क्वायर वाले साथ लिख दिया। तो नाउ सोल्यूशन इसका क्या आएगा? सॉल्व करना आपके लिए इजी है, आसानी से कर लेंगे, इजीली सॉल्व। डिफरेंस इंटीग्रल सॉल्व करना इसका इंटीग्रल आएगा जो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो जो 0 से 2 पाई तक इसको इंटीग्रल सॉल्व करने में यूज करना है। तो ये 0 से लेकर 2 पाई यहाँ लिख भी देता हूँ मैं। तो पी थीटा तो कॉमन ही है, बॉक्स एक ब्रैकेट लगा के इसका वैल्यू लिखता हूँ 2 पाई इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1। इसको आप सॉल्व कर लेना, इंटीग्रल सॉल्व करना आप लोगों को आता होगा अच्छे से, एक बार ट्राई जरूर करना इसका इंटीग्रल। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। ओके, दिस इज इक्वल टू NRH। अब पी थीटा की वैल्यू क्या आई थी? पी थीटा की वैल्यू आई थी KH अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू NRH। सो नाउ दिस 2 पाई कैंसिल, H cancelled with this H. So 1 upon under root 1 minus epsilon square minus 1 is equal to NR by K। NR by K। अब आपको एक फार्मूला पहले सिखाया जाता था कि इसेंट्रिसिटी और A और B में क्या रिलेशन है। इसेंट्रिसिटी
रिलेटेड विद द ए एंड बी। कैसे रिलेटेड है, अगर उसकी बात करें तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमें बताई जाती थी 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो मैं अब यहाँ पर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ। एक साइड में यहाँ पे पेज पे लिखता हूँ, सिंस 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैं आपसे पूछता हूँ ये करेक्ट है या नहीं? ठीक है ना? चलिए ये मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, दैट मींस वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 1 माइनस ए अपॉन बी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें मिलेगा वैल्यू ए अपॉन बी माइनस 1 इज इक्वल टू एन आर ओवर के। तो दिस विल बी ए बाई बी इज इक्वल टू एन आर ओवर के प्लस 1। सो ए बाई बी को मैं बना लेता हूँ बी बाई ए, सेमी माइनर टू सेमी मेजर एक्सिस। बी और ए जो है सेमी माइनर और सेमी मेजर एक्सिस है। तो बी बाई ए इज इक्वल टू के बाई एन आर प्लस ए। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू बी बाई ए इज इक्वल टू के बाई एन। नाउ वी हैव n where n is equal to nr plus k. n is equal to nr plus k is n is principal quantum number. Principal quantum number, which is summation of two integers, one radial quantum number and another azimuthal quantum number. तो ये जो इक्वेशन मिला है 10th नंबर, इसमें आप देख रहे हैं कि जो सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस का रेशियो है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स के रेशियो के बराबर आ रहा है ये वैल्यू। तो किसी भी इलिप्स के लिए तभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करेगा जब उस इलिप्स का बी बाई ए के बाई एन के बराबर होगा। दो इंटीजर्स के रेशियो के और एन के रेशियो के बराबर अगर हो जाए बी बाई ए का वैल्यू, तभी सर्किल उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन उस सर्किल में, उस ऑर्बिट में या फिर उस इलिप्स में रिवॉल्व करेगा। तो ये सर्किल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, सब चाहते हम लोग चेक करेंगे। सो दिस इज द क्वांटम कंडीशन, this is the quantum condition of for the elliptical orbit तो elliptical orbit का ये कंडीशन है। ओके, तो इसके बारे में सोमरफील्ड ने क्या कहा, बोला कि आउट ऑफ ऑल पॉसिबल इलिप्सेस, आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल इलिप्सेस, कहता है कि बहुत सारे इलिप्स पॉसिबल हो सकते हैं, पॉसिबल इलिप्सेस द इलेक्ट्रॉन उन्हीं इलिप्स को चूज करेगा अपने मोशन के लिए। द इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज फॉर विच, किसमें रिवॉल्व करेगा, मूव करेगा, जिसमें, उसके लिए जो कंडीशन लिखा है वो कंडीशन को लैंग्वेज बना के लिख देते हैं। सो इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज फॉर विच द रेशियो of the minor to the major axis is major डिनोमिनेटर में है, माइनर ऊपर है, माइनर टू द मेजर एक्सिस इज द रेशियो ऑफ इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इसके रेशियो के बराबर होगा माइनर और मेजर एक्सिस का रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। What are those integers? Integers are k and n. Two integers, ब्रैकेट में लिख दीजिए k and n। तो k क्या होगा, k को बाद में मैं प्रूव करूंगा कि k है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आजकल हम लोग स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल l k की जगह पर l आ गया है आजकल जो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसमें k की जगह पर प्रीफर करते हैं l सिंबल। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l से लिखा जाता है। पहले के टाइम पर जब सोमरफील्ड ने अपनी थ्योरी दी है उस समय पर उसने उस क्वांटम नंबर को k माना हुआ था, और ये जस्ट एक डिस्कशन था उसका कि अगर मैं इलिप्टिकल ऑर्बिट मानूं तो मुझे दो क्वांटम नंबर्स डील करने के लिए, क्योंकि दो एक्सिस वहां होती है, सेमी मेजर सेमी माइनर, दोनों के करेस्पॉन्डिंग वी विल हैव टू क्वांटम नंबर्स k एंड n। n तो पहले ही बोर एटॉमिक मॉडल में अपीयर किया, यहां पर k नाम का एक अलग से क्वांटम नंबर आया। तो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस चेक द डिस्कशंस। अब अगर मैं बात करूं n और k की वैल्यूज की, k और n की वैल्यूज, तो k क्या है, k इज जस्ट एक एजीमुथल क्वांटम नंबर, b और a। तो अगर मेरे पास यहां क्वेश्चन दिया मिल जाए, कह रहे हैं कि if the principal quantum number and the azimuthal quantum number in the relativistic model of that, अभी relativistic model आपको नहीं बताया है, only सोमरफील्ड मॉडल मैंने एक्सप्लेन किया, इसको इग्नोर कर देते हैं relativistic मॉडल को अभी वर्ड को, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बी और ए का रेशियो, बी और ए का वैल्यू किस तरह से रिलेटेड होगा।
यहाँ दे रहे हैं कि क्वांटम नंबर प्रिंसिपल n की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 3 एंड एजीमुथल a कितना दे रहे हैं 1। तो b और a का रेशियो किस तरह से होगा, सिंस b by a इज इक्वल टू k by n, सो b by a इज इक्वल टू 1/3। तो क्या ऑप्शन आया, b इज इक्वल टू a/3। ये तो जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन था। अभी सोमरफेल्ड का रिलेटिविस्टिक मॉडल हमने नहीं बात किया, रिलेटिविस्टिक अप्रोच नहीं डिस्कस किया। बी और ए का रिलेशन आप इस तरह से के और एन की वैल्यूज दी जाएं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस। ओके, तो क्वेश्चन बहुत इजी था, ये क्वेश्चन जैसे ऐसे प्रैक्टिस के लिए डाल दिया, असाइनमेंट 1 में है। चलिए और क्वेश्चंस मैं बाद में करूंगा, पहले मैं आपसे पूछता हूं कि बी और ए का रेशियो के बाई एन के साथ आपने लिख दिया, क्या के की वैल्यू 0 हो सकती है या नहीं? टेल मी, के की वैल्यू 0 हो सकती है या नहीं? बी और ए का रेशियो के बाई एन है, क्यों नहीं हो सकती बी और ए? बताइए, बी और ए का रेशियो के अगर 0 हो जाए तो बी और ए का रेशियो क्या होगा? चलिए बात करते हैं, देखते हैं जितने स्टूडेंट्स ने अभी लिखा हुआ है उनमें कितना किसका किसका गलत है। सो हियर क्वांटम कंडीशन, रीजन लिख सकते हो, मैं अभी देख रहा हूं। सो क्वांटम कंडीशन वी हैव ऑब्टेन, क्वांटम कंडीशन क्या मिला कि b by a इज इक्वल टू k by n। अगर k की वैल्यू 0 ले लूंगा तो b वैल्यू 0 हो जाएगा, b वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस में एक एक्सिस तो 0 हो गया, ठीक है। और जब एक b वैल्यू 0 हो गया, k 0 हुआ तो b 0 हुआ, और b 0 हुआ तो इलिप्स रह ही नहीं गया, वो स्ट्रेट लाइन बन गया। सेमी माइनर एक्सिस 0 नहीं कर सकते, यस इलिप्स विल बिकम स्ट्रेट लाइन इफ k is 0। करेक्ट रक्षित, करेक्ट बोला आपने। So now let us discuss the points in detail, ठीक है। अब पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। Here k is 0, k is equal to 0 is not allowed। अब इसको एक एक पॉइंट्स को उठाकर डिस्कस करेंगे। is not allowed because when k is 0 then b by a is equal to 0 by n, and that means b is equal to 0, सेमी माइनर एक्सिस 0, तो हम लोग बोलेंगे ellipse reduces to a straight line। ellipse जो है स्ट्रेट लाइन में रिड्यूस हो जाएगा, ellipse reduces to a straight line। ये तो हो गया बात हमारा ellipse के बारे में, ओके। तो thus the value of k will be 1 2 3 4। क्या k की वैल्यू n के बराबर हो सकती है या नहीं हो सकती? और हो सकती है तो क्या हो जाएगा इलिप्स का? स्टूडेंट्स नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, हाँ ठीक है, एक ने बताया, और स्टूडेंट्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सो अगर k की वैल्यू मैं वेरी कराऊं तो 1 से स्टार्ट होगा, इंटीजर है, ठीक है, सर्किल हो जाएगा, यस। a और b सेम हो जाएगा तो k की वैल्यू स्टार्ट क्या होगी? वैल्यूज विल बी वैल्यूज ऑफ k विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n तक जाएगा, मैक्सिमम n। तो अगर k की वैल्यू n हो जाए तो ये सर्किल बन जाएगा, रेडियस a का रेडियस a हो जाएगा, क्योंकि a और b सेम, तो इलिप्स रिड्यूस कर जाएगा सर्किल में, ठीक है। तो नाउ देखते हैं, अब तो k वैल्यू हो गया, विच इज स्पेशल केस, यस स्पेशल केस में k वैल्यू n के बराबर हो जाता है और तभी बोर कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, बोर की कंडीशन तब फुलफिल हो जाएगी। तो अब आप लोग इसमें और बातें डिस्कस करें उसके पहले मैं चाहता हूं कि अब हम लोग nr को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। nr सिंस n इज इक्वल टू nr प्लस k, n को लिखा था हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रेडियल प्लस k, रेडियल क्वांटम नंबर nr लिखा था और nr के साथ k सम कर दिया, तो nr क्या होगा? nr इज इक्वल टू n माइनस k, ओके। सो nr वैल्यू कहां से वेरी करेगा? अगर मान लो n ले लिया, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस n, तो ये मान लो k की वैल्यू n के बराबर है तो 0 हो जाएगा, n माइनस n 0। तो जो k की वैल्यू होगी उसको पुट करेंगे 1 2 3 4 5 n, तो nr की वैल्यू 0 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है। अलग अलग k वैल्यू पुट करके आप nr की वैल्यू चेक कर सकते हैं, ये रेंज हो जाएगा nr का, ओके। सोमरफेल्ड ने अब कुछ कैलकुलेशंस एनर्जी के लिए और सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस के लिए भी किया। तो सोमरफेल्ड हैज कैलकुलेटेड एनर्जी एज वेल एज A and B also। Sommerfeld had shown that
that the energy of electron in elliptical orbit, shown that the energy of electron in elliptical orbit of H atom. तो हाइड्रोजन एटम हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, ऑर्बिट ऑफ H एटम. E का जो वैल्यू होगा उसके लिए इन्होंने बोला सोमरफेल्ड ने कि उसका वैल्यू है m(e⁴) डिवाइडेड बाई 8h² एप्सिलॉन 0 स्क्वायर. ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 1/nr प्लस k². तो सोमरफेल्ड के केस में एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आता है. ठीक है, यहाँ nr और k दोनों है, लेकिन दोनों का समेशन इसको सेम वही वैल्यू में ले जाएगा जो कि बोर एटॉमिक मॉडल के कारण मिलती थी. बिलो कॉन्ट सी. तो मैं अगले पेज पे लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं यही सब. Sommerfeld has shown that the energy of electron in elliptical orbit is given by elliptical orbit of H atom is given by, यहाँ सेंटेंस जोड़ देता हूं मैं, elliptical orbit of hydrogen atom is E is equal to minus m(e⁴) divided by 8h² epsilon 0 square into 1/nr plus k square. तो ये वैल्यू मिलती है m(e⁴) divided by 8h² epsilon 0 square minus into 1/n square, since n is equal to nr plus k. So प्रिंसिपल क्वांटम नंबर nr रेडियल क्वांटम नंबर और k एजीमुथल क्वांटम नंबर का ही समेशन था. ठीक है, सो जो एनर्जी का फार्मूला है उसमें कोई चेंज नहीं आया, व्हिच इज सेम एज बोर रिजल्ट. जो बोर के रिजल्ट से ही मैचिंग कर रहा है. देयर इज नो डिफरेंस. दैट इज एनर्जी डिपेंड्स ऑन ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. एनर्जी E, यहाँ पर E के साथ n लगा सकता हूँ. एनर्जी E डिपेंड्स ऑन n ओनली n पर डिपेंड कर रहा है. आल्सो ही हैज शोन सेमी मेजर एक्सिस. Also he has shown semi major axis. सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू उन्होंने a निकाला और सेमी माइनर एक्सिस का वैल्यू b. ये डेरिवेशंस मैं बहुत डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, ओनली वैल्यू लिख देता हूँ. इतना बता दिया कि क्वांटम नंबर एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है एंड क्वांटम नंबर इज नोन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर. सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस का कैलकुलेशन कैसे आया है ये मैं अभी प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज ये टॉपिक फिनिश नहीं होगा मेरा. एक अगली क्लास भी लग जाएगी डेरिवेशन करते करते. डेरिवेशन लेंथी होता है तो टाइम भी बहुत यूज होता है, हम लोगों को लगता है. चलिए आज की क्लास में मैं इस पार्ट को फिनिश कर दूंगा, ट्राई करूंगा मैक्सिमम कवर कर दूंगा आज बोर एटॉमिक मॉडल एंड सोमरफेल्ड मॉडल दोनों का डिस्कशन. सो ए वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा n² h² एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m z(e²). सो ये वैल्यू हो जाती है n² अपॉन z मल्टीप्लाइड बाई r1, where r1 is radius of Bohr orbit. सिग्निफिकेंस सामने आएगा अभी बाद में. सिग्निफिकेंस रेडियल क्वांटम नंबर अभी मान के चलिए. अभी मैंने किसी का क्वांटम नंबर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं दिया है, ओनली कंसीडर कर रखा है nr एक क्वांटम नंबर है. nr आगे कहीं यूज नहीं होता है, ओनली k यूज होगा या टोटल क्वांटम नंबर यूज होगा. क्वांटम नंबर्स का यूज अभी देखेंगे वन बाय वन, समझेंगे हम लोग एक एक करके. तो सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू n² बाई z इंटू r1 हो गया एंड b की वैल्यू आती है a मल्टीप्लाइड बाई k बाई n. तो a की वैल्यू क्या थी अभी निकाला हमने, n² h² एप्सिलॉन 0 बाई पाई m z(e²) मल्टीप्लाइड बाई k बाई n. एक n कैंसिल हो जाएगा एक n से और यहाँ वैल्यू आ जाएगा nk h² एप्सिलॉन 0 बाई पाई m z(e²). वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, nk अपॉन z इंटू r1. ये b है. दिस इज वैल्यू ऑफ b. तो आप देख रहे हैं a और b में n और k अपीयर कर रहा है. a में ओनली n² बाई z है. a एक्चुअली वैसा ही है जैसा रेडियस हमने पहले कैलकुलेट किया था. बोर एटॉमिक मॉडल में जो रेडियस था उसका फार्मूला यहाँ सेमी मेजर एक्सिस में मिल रहा है. सेमी माइनर एक्सिस में b जो मिल रहा है वो nk बाई z इंटू r1 है. और इस a का वैल्यू जो हमने निकाला है ना हियर 10 एक फार्मूला में लिख देता हूँ. a इज इक्वल टू आया n² ओवर z मल्टीप्लाइड बाई r1.
r1 is radius of first orbit, Bohr orbit. ठीक है, ये दिस फार्मूला सेमी मेजर एक्सिस इज एग्जैक्टली सेम एज रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट्स. बोर ने जो ऑर्बिट्स का रेडियस बताया था सर्कुलर ऑर्बिट का, उससे मैच कर रहा. एंड अब v का वैल्यू क्या होगा? v का वैल्यू हो जाएगा, आप जानते हैं, a इंटू k बाई एन होगा. अभी क्वांटम कंडीशन निकाली थी हम लोगों ने, तो a की वैल्यू में k बाई एन मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा b का वैल्यू आ जाएगा. तो यही यहाँ पर किया है, a इंटू k बाई एन. वैल्यू नहीं आ रही, वैल्यू अपने लैपटॉप मोबाइल का बढ़ाइए. b इज इक्वल टू हो जाएगा nk बाई जेड r1. और स्टूडेंट्स को क्लियर है साउंड? आपके मोबाइल का साउंड बंद हो गया होगा. तो ये a और b का वैल्यू आ गया. तो नाउ आप जानते हैं b और a का रेशियो आपने देखा था, k बाई एन आता था. तो जो वैल्यू ऑफ a है याद रखना है, वैल्यू ऑफ a इज सेम एज a मीन सेमी मेजर एक्सिस. सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू सेम वही है जो बोर एटॉमिक मॉडल में रेडियस का फार्मूला था. तो दीज टू वैल्यूज आर a एंड b. अब मैं इसमें शेप एंड साइज की बात करूंगा, शेप और साइज का बात करूंगा. सो लेट एग्जांपल 1. ये मुझे अगली क्लास तक फिर खींच के ले जाना पड़ेगा लग रहा है, 1.5 घंटा सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है. तो पिछली स्लाइड ही कर रहे हैं, तो मैं पिछली स्लाइड दिखा दूं या फिर आगे स्लाइड पर आगे बढ़ाऊं. देख लिया, चलिए. सो एग्जांपल 1 है. नाउ लेट अस कंसीडर एग्जांपल 1. लेट n इज 1. सपोज करता हूं कि n की वैल्यू 1 है. अब एक एक देखिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस बाद में मत पूछना, कंसंट्रेट करें. सपोज n इज 1, तो k की वैल्यूज क्या होंगी बताएं? 1 to 1, यही लिखा था. k की वैल्यू क्या लिखी थी? k की वैल्यू होगी 1 2 3 n तक. सो k की वैल्यू 1 to 1, दैट मींस ओनली 1. देयरफॉर सेमी मेजर एक्सिस. और यहां पर आप कंसीडर कर लो हाइड्रोजन एटम. z इज 1 फॉर h एटम. मैं मान लेता हूं हाइड्रोजन एटम ही है हमारे पास. वी हैव हाइड्रोजन एटम. फॉर एग्जांपल वी कंसीडर हाइड्रोजन एटम. सो सेमी मेजर एक्सिस a is equal to n square upon z into r1. So value will be 1 square upon 1 into r1. So a की वैल्यू हो जाएगी r1, मतलब जो बोर एटॉमिक रेडियस था उसके बराबर सेमी मेजर एक्सिस हो गया. सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस b वैल्यू हो जाएगी nk by z r1 and this is equal to 1 into 1 upon z. z की वैल्यू भी 1 है and r1, so b is equal to r1. So thus that is we get a circle of radius r1, Bohr radius. तो इस पहले एग्जांपल में we have obtained a circle of radius r1. तो यहाँ इलिप्स नहीं मिला, क्या मिला? सर्किल ऑफ रेडियस r1 मिला है. तो ये हमारा कंक्लूजन है कि जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें हमेशा एक सर्किल मिलेगा रेडियस r1 का, जो कि बोर एटॉमिक रेडियस है. नाउ वी विल टेक नेक्स्ट एग्जांपल. अच्छा, यहाँ एग्जांपल लिखने से कोई फायदा तो नहीं है, कंसीडर कर सकते हैं. वी कैन राइट डाउन, कंसीडर लेट n इज इक्वल टू 1, लेट n इज इक्वल टू 2. नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, n इज इक्वल टू 2 ले लें. तो k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू 1 2 2, मैक्सिमम वैल्यू n तक जा सकता है. k की वैल्यू n हो सकती है, तो ये हो जाएगा 1 2. दिस इज आल्सो हाइड्रोजन. z इज 1 कंसीडर करना है, तो z की वैल्यू 1 की लेनी पड़ेगी फॉर हाइड्रोजन एटम. सो वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली हाइड्रोजन एटम डिस्कशन. सो वैल्यू ऑफ z हो गया 1 और हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं. ओके, सो नाउ फॉर केस 1 लिखते हैं, जब पहला वैल्यू k का लिया जाए, पहला वैल्यू n का लिया, फॉर n इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 1. तो ये इंप्लाई करेगा a इज इक्वल टू 4r1, 2 स्क्वायर का मतलब 4r1 एंड b इज इक्वल टू n इंटू k. n और k का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 1 2r1. तो ये इंप्लाई क्या कर रहा है? इंप्लाइज इलिप्स. इलिप्स मिल रहा है. केस 2 देखते हैं. और n is equal to 2 and k is equal to 2. We will have a is equal to 4r1 and b is equal to 4r1. So this is an ellipse. Sorry, in a circle. This is an, पहला तो ellipse हुआ, दूसरा है circle. So in second case we have a circle. ये सर्किल मिल गया. 2 केसेस हैं हमारे पास. एक जब n की वैल्यू 2 लिया, a की वैल्यू 1 लिया, और जब
दूसरे केस में n की वैल्यू 2, k की वैल्यू 2। n और k जब बराबर होगा तो आपने पहले ही देखा है सर्किल होता है केस। k की वैल्यू n से ज्यादा ले नहीं सकते, तो इसलिए आगे की और कोई वैल्यूज नहीं हो सकती। सो एक पहले वाले केस में ओनली सर्किल मिला। पहले केस में हमने एक सर्किल पाया जिसका की रेडियस था r1। सर्किल का रेडियस कितना था? r1, 4 ऑर्बिट। सो फॉर n इज इक्वल टू फर्स्ट 1 वी हैव ऑब्टेन ए सर्किल ऑफ रेडियस r1। a और b दोनों बराबर थे। केस 2 में हमने पाया क्या पाया है? एक इलिप्स, ठीक है, और इसी इलिप्स के अंदर एक तो इलिप्स केस आया, एक सर्किल का केस आया। तो इमेज देखिए, हमारा जो सन, हमारा प्लैनेट में सन होता था उस पोजीशन पर जैसे यहाँ फोकस हम लोग बनाए, तो दिस इज न्यूक्लियस। तो एक तो इलिप्स हो गया और एक हो गया, ये कब होगा? k इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 2। ये कब होगा? k की वैल्यू जब 1 हो, n की वैल्यू जब 1 हो। तो आप दोनों का वैल्यू जानते हैं, सेमी मेजर सेमी माइनर, और दूसरा जो सो n की वैल्यू 2 होने पर ऐसा केस आ रहा है। यस, n इज 2, लास्ट वाले में 2 रहेगा n की वैल्यू। यस, मैं लिख रहा हूं, मुझे पता चल गया कि मैंने मिस्टेक कर दी है। ठीक है, सो इस केस में b और a का वैल्यू, b इज इक्वल टू 2r1 एंड a इज इक्वल टू 4r1। ये हमने पहले कैलकुलेट करके ड्रॉ कर दिया। तो b इज इक्वल टू 4r1 एंड a इज इक्वल टू 4r1। जब सर्किल होगा तो a और b दोनों इक्वल हैं। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। लेट n इज 3 एंड k की वैल्यू 1, n is 3 and k की वैल्यू 2, n is 3 and k की वैल्यू 3। तो जब n की वैल्यू 3 लेंगे तो k की 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। क्या देगा इससे? इसमें a की वैल्यू आएगी 3 स्क्वायर 9r1, a की वैल्यू 9r1, एंड इसमें भी a की वैल्यू 9r1 मिलेगी। एंड सो इसमें b की वैल्यू n इंटू k, 3 इंटू 1 3r1, 3 इंटू 2 6, b इज इक्वल टू 6r1 एंड 3 इंटू 3 b इज इक्वल टू 9r1। n और k मल्टीप्लाई था जब हम लोग सेमी माइनर एक्सिस b का एक्सप्रेशन लिखते हैं, और सेमी मेजर एक्सिस में a में n स्क्वायर था, न्यूमरेटर में n स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9। सो दिस इज इलिप्स, दिस इज आल्सो इलिप्स, एंड दिस वन इज सर्किल। ओके, तो ये दो इलिप्स और एक सर्किल केस बन गया हमारे पास। इसका भी एक इमेज बना लेते हैं हम लोग। यही एक इमेज बना लेता हूं मैं, इसको एक सर्किल ड्रा कर दे रहा हूं मैं। एक सर्किल जिसका की रेडियस 9r1 होगा, एक सर्किल जिसका रेडियस 9r1 होगा, एक इलिप्स जिसका सेमी माइनर एक्सिस 9r1 होगा, सेमी मेजर एक्सिस, सॉरी सेमी मेजर एक्सिस, और एक और जिसका की सेमी माइनर एक्सिस थोड़ा कम रहेगा पहले वाले से। तो दो इलिप्स रहेंगे और एक तीसरा सर्किल। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे इसको कम ज्यादा दिखाना पड़ेगा। एक को 6r1 दिखाना पड़ेगा सेमी माइनर, एक में दिखाना पड़ेगा 3r1। नहीं, गड़बड़ हो जाएगा इस तरह से। एक्चुअली स्पेस शॉर्टेज हो गया थोड़ा। हाँ, ए सब में इक्वल है, ए सब में इक्वल होगा तीनों में। बी जस्ट डिफर करेगा थोड़ा थोड़ा, बी का वैल्यू। ये मैंने मान लिया पॉइंट, ठीक है, जहां पर कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है। ये हो गया a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 9r1। दिस इज सर्किल। गलत है डायग्राम? क्या गलती है? तो ये सेम है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ये सेम नहीं है। एक का ए हो गया, एक का ए इतना हो गया, और एक का ए पूरा इतना हो गया। क्या मिस्टेक है? दोनों तरफ इलिप्स कोइंसाइड होगा। चलिए डायग्राम पर बात करिए, बाद में डिस्कस करेंगे 5-7 मिनट बाद।
अभी क्लास बीतने तो दीजिए भाई, क्लास ओवर तो होने दीजिए। चलिए अभी इस डायग्राम को बनाइए, आप लोग बाद में देखेंगे हम लोग। इस डायग्राम को बनाइए, क्लास खत्म होने जा रहा है अभी, फिर बात करेंगे इस पर हम लोग। बना लिया? सो अब इसमें आएगा k की वैल्यू 2, n वैल्यू 3 एंड a इज इक्वल टू 9r1, b इज इक्वल टू 6r1। दिखा दूंगा भाई, क्लास को ऊपर होने तो दीजिए। जो ये वाला है इमेज, इसमें है k की वैल्यू 1, n इज 3 एंड a इज 9r1, b इज इक्वल टू 3r1। इमेज से पता नहीं चलती, वैल्यू से इमेज पता चल रहा है। इमेज से वैल्यूज नहीं पता चलेंगी। इमेज में आपको देखना पड़ेगा ए और बी कहां पर होता है। इलिप्स अगर जानते हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग। एक तो इसके लिए हो गया, एक इसके लिए हो गया। अरे इमेज में आप सेमी माइनर एक्सिस ड्रॉ किया नहीं है क्या कभी? ये है सेमी माइनर एक्सिस जो कि 3r1 डाला, इसमें 6r1 डाल दिया, 3r1 6r1। इमेज से ऐसे ही पता चलेगा वैल्यू। इमेज ड्रॉ किया नहीं है क्या लग रहा है इलिप्स अभी? मैं वैल्यू बता दे रहा हूं, आप इलिप्स खुद पे ट्राई कर लीजिए, बेटर रहेगा। सर्किल का तो रेडियस में रहेगा, सर्किल के रेडियस में भी रखना पड़ेगा और इलिप्स के फोकस को भी। इलिप्स का फोकस और सर्किल का रेडियस एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करके मैं एक ही इमेज में दिखा दे रहा हूं तीनों को। चलिए देखते हैं। सो नाउ दीज 3 ऑर्बिट्स, यहां 3 ऑर्बिट मिल रही है एक ही एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि n की वैल्यू है सिंपल। एक n वैल्यू मिला, n वैल्यू 1 आया, ऑर्बिट 3 आई। 3 ऑर्बिट मतलब 3 स्टेट। पहले n इज इक्वल टू 2 की बात करें तो यहां 2 स्टेट्स आ रही हैं, 2 एनर्जी स्टेट्स। यहां 3 एनर्जी स्टेट मिल रही हैं। और पहले n इज इक्वल टू 1 केस में हमें एक सिंगल स्टेट मिला है, सिंगल एक ऑर्बिट मिला है। एक ऑर्बिट मतलब एक स्टेट, 2 ऑर्बिट मतलब 2 स्टेट। इसको बोलेंगे डीजनरेट स्टेट। डीजनरेट स्टेट बोलते हैं, नॉन डीजनरेट। डीजनरेट आपने थोड़ा बहुत पहले से आइडिया लिया होगा। सो अब हम लोग इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं डायरेक्ट। मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद फिर अगला केस अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो मैं अभी कुछ लिख लीजिए, उसके बाद फिर क्लास एंड करूंगा। मैं कुछ लिख लेना है हियर। हो सकता है आपका जो डाउट हो इसमें भी डिस्कस हो जाए। मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं हियर। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग in different possible orbits, different possible orbits, circular and elliptical. Orbits are circular and elliptical for a given principal quantum number n. For a given principal quantum number n, one of these orbits is a circle. One of these orbits is circular. It's circular. ठीक है? The same, just the same described by Bohr's theory. ठीक है? तो सभी n वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग एक सर्कुलर ऑर्बिट आ रही है। जस्ट द ऑर्बिट डिस्क्राइब बाय, क्योंकि रेडियस की वैल्यू वही n स्क्वायर z से, जैसे हमने बात किया था n स्क्वायर, तो पहली ऑर्बिट r1 हुआ, दूसरा 4r1, तीसरा 9r1। तो जस्ट डिस्क्राइब्ड बाय ओरिजिनल बोर्स थ्योरी। ओरिजिनल बोर्स थ्योरी, तो जो बोर्स थ्योरी का रिजल्ट है वो यहाँ पर एब्सोल्युटली ट्रू हो गया, करेक्ट हो गया। उसके एडिशन में कुछ इलिप्टिकल ऑर्बिट भी मिली। द अदर ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल। एक ऑर्बिट तो सर्कुलर हुई, दूसरी ऑर्बिट्स क्या है? दोज ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल। द अदर ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल। ठीक है? ऑल हैविंग, ये जो ऑर्बिट्स हैं ऑल हैविंग द सेम मेजर एक्सिस, सेम इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, सेम मेजर एक्सिस एज रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। जो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस था वही वैल्यू यहाँ पर इलिप्टिकल ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस है। सेम मेजर एक्सिस एज रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है? जो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है 4r1, 9r1, r1, वही यहाँ पर इलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस है। सेमी मेजर या सेमी माइनर, जो टोटल मेजर एक्सिस है वो वैल्यू। ठीक है? सर्कुलर ऑर्बिट बट डिफरेंट माइनर एक्सिस, बट दे हैव डिफरेंट माइनर एक्सिस। आप माइनर एक्सिस देख रहे हैं, एक में 3r1 आया, एक में 6r1, बट डिफरेंट माइनर एक्सिस। अब आप देख रहे हैं कि जो भी डिफरेंट पाथ्स
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसमें स्मॉल n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम है, इसलिए एनर्जी सबकी सेम होगी। बट डिस्पाइट द वेरी डिफरेंट पाथ्स फॉलोड बाय, जबकि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहा है बट उसकी एनर्जी n की वैल्यू सेम है, इसलिए एनर्जी ऑलवेज सेम रहेगी और इसीलिए उसको डिजनरेट ऑर्बिट्स बोलेंगे। डिस्पाइट द वेरी डिफरेंट पाथ्स followed by the electron moving in different orbits for a given n, the total energy of the electron is same। आपने देखा एनर्जी का फार्मूला ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर डिपेंड करता था, इसलिए जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनको हम लोग सेम एनर्जी का कंसीडर करेंगे और इसीलिए यहाँ डीजनरेट स्टेट्स मिलेंगी हमें। सो हम लोग लिख सकते हैं कोई एनर्जी लेवल यहाँ पर नहीं मिल रहा है हमें, इसलिए हम लोग यहाँ डीजनरेट स्टेट जैसा मिल रहा है प्रॉब्लम, उसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ देयर इज नो न्यू एनर्जी लेवल अवेलेबल, और इसलिए इन एनर्जी लेवल्स को कोई अलग से तो काउंट नहीं करेंगे, एनर्जी सेम है सबका, डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। ओके जी, टाइम ओवर हो गया, मैं भी समझ रहा हूँ, 5 मिनट मैंने ले लिया, कोई बात नहीं। तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। सोमरफील्ड ने रिलेटिविस्टिक करेक्शन भी दिया है। सोमरफील्ड हैज गिवन रिलेटिविस्टिक करेक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन मोशन, इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिलेटिविस्टिक अप्रोच के साथ सॉल्व किया और तब उसने फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है। सो फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन में बोर ने जैसे अपना थ्योरी अप्लाई किया, बोर की थ्योरी फेल हो गई, तो सोमरफील्ड की थ्योरी भी फेल होगी, लेकिन सोमरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन करके उसको करेक्ट कर देगा, रिलेटिविटी अप्लाई करेगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो पहली स्लाइड है ये, ठीक है, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड दिस, थर्ड दिस, क्लास ओवर, यस थैंक यू, देन दिस स्लाइड। अरे मुझे खुद भी पता है कि क्लास ओवर होने के बाद कितना ब्रेक मिलता है आपको, ठीक है, ओके जी थैंक यू। तो नेक्स्ट स्लाइड ये है, इक्वेशन 8th 9th इसी पर आ रहा है, देखिए 8th इक्वेशन ये है कि हाँ स्लाइड्स मिल जाएंगी आपको ऐप में, पूछिए। अनम्यूट करें राजकुमार। वो उधर पहुंच जाएगा ब्लू रिंग। Excuse me, sir. क्या सर? Sir, what we study is that L is equal to n minus 1. जो हम नॉर्मली एज्यूम उसकी वैल्यू 0 to n minus 1 तक होती है, लेकिन यहाँ पे हमने n तक क्यों लिया है, मतलब ये मॉडल में ऐसे एज्यूम किया था, इसका कोई रीजन? इसका रीजन L की वैल्यू अगर 0 ले लोगे यहाँ पर या K की वैल्यू 0 ले लोगे, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। स्टूडेंट्स जिसको क्वेश्चन पूछा है प्लीज वही लोग अनम्यूट करें, पूछना है जिसको, इससे डिस्कस करना है। मैं बात कर रहा हूं अगर मैं K की वैल्यू लेता हूं, सर वो तो चलो, K, हाँ सर K is equal to 0 तो आई अंडरस्टैंड, हाँ कि K is equal to 0 हम नहीं ले सकते, लेकिन हमारी वैल्यू n minus 1 तक जाती है, तो यहाँ पे हम n तक क्यों ले रहे हैं, मतलब अभी आप बताइए मैंने सिंबल क्या लिया है, K लिया है ना, इसीलिए लिया है। अगर K की वैल्यू को मैं दूसरा क्वांटम नंबर L से रिलेट करना चाहूं जो आप जानते हैं, तो मेरा और उस L में क्या रिलेशन होना चाहिए, आप बताइए, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन K एंड L? So then L will be 1 to K minus 1. K minus 1 ओनली, जो कि यहाँ पर और वहाँ जो आएगी वैल्यू L की, ये जो ओके हाँ, एक वैल्यू एक इंटीजर एक यूनिट लार्ज होगा, समझ गए? समझ गए सर, ओके, और उसी से रिलेट हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। आप देखिए मैंने जो अभी लिखा है, अगर मान लीजिए मैं K की वैल्यू 1 लेता हूँ, N की वैल्यू 1 लेता हूँ, K की वैल्यू 1 मतलब L0 और ये हो जाएगा 1s ऑर्बिट, ठीक है? N इक्वल टू 2 ले लूँ तो K की वैल्यू आती है 1, K की वैल्यू आती है 2, मतलब L की वैल्यू 0 और यहाँ से L की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 2s ऑर्बिट 2p ऑर्बिट, ठीक है? पहली ऑर्बिट को 2s। एक्चुअली ये सोमरफील्ड अपनी थ्योरी दे रहा है इलिप्स के लिए, इसने कोई क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ी हुई है, सोमरफील्ड को क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करना उस समय तक नहीं पता था कि सोमरफील्ड जो है, क्योंकि श्रोडिंगर भी उसी टाइम का है, श्रोडिंगर थ्योरी आएगी तब वो थ्योरी बनाई जाएगी, तो श्रोडिंगर की जो एप्लीकेशन की बात होती है वो श्रोडिंगर अप्लाई करेगा 1926 के बाद, और ये थ्योरी कहीं 1920 1915 के अप्रॉक्स आई है सोमरफील्ड की, वो एटॉमिक मॉडल के 1-2 के बाद ये करेक्शन कर दिया था सोमरफील्ड। सो अप टू नाउ वी हैव कंसीडर्ड क्लासिकल रिजल्ट्स, and in these results we are getting 2 orbits corresponding to n equal to 2 and 3 orbits corresponding to n equal to 3, तो जितने n वैल्यूज होंगी उतनी ऑर्बिट्स हमें मिल रही है। यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। हेलो सर, इसके अंदर सर इलेक्ट्रॉन जैसे एक ही हाइड्रोजन लाइट के अंदर बट है ना पाथ डिफरेंट फॉलो कर रहा है, जैसे डिफरेंट के वैल्यूज के लिए, तो सर इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब
किस टाइम कौन सा पाथ फॉलो करेगा, मतलब इसकी कोई प्रोबेबिलिटी वगैरह? कोई प्रोबेबिलिटी अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि क्वांटम मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बट एक्चुअली देयर इज सम प्रोबेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन, जैसे आप बात करते हो कि k का n तो हो गया, k हो गया, k को मैं बता रहा हूँ दिस इज l+1, यस सर। ठीक है। सो नाउ वी कैन टेक n, वी कैन टेक k। अब k के बाद आएगा नेक्स्ट क्वांटम नंबर ml। अगर k को l से लिखते हैं तो ml एक क्वांटम नंबर आएगा, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन अपना ग्राउंड स्टेट में रहेगा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। इनकी तो सभी की एनर्जी सेम ही है ना सर, तो फिर ये तो मतलब डिजेनरेट हो गया। डिजेनरेट हो गया तो मैं कह रहा हूं ना, इसकी जो वेव फंक्शन आएगा सारी n l ml, हां सर। तो ये वेव फंक्शन उसकी स्टेट को, उसके पॉइंट को, उसकी पोजीशन को, उसके किस टाइम पर वो किस स्टेट में रहेगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वेव फंक्शन होता है। और वेव फंक्शन से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल सकते हो, साई स्टार साई। यस सर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाएगा और टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ साई स्टार साई डी टाउ भी लिखते हैं, ये निकाल सकते हो। सो क्वांटम के टीचर आपको हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। बट सर वो तो पूरा क्वांटम हो जाएगा, जैसे अभी समरफील्ड पढ़ रहे हैं अपन, तो इसके अंदर थोड़ी ना इतना कुछ किया होगा कि मतलब इसके अंदर समरफील्ड को पता ही नहीं है, मैं बता रहा हूं ना। हां सर आपने बताया। हां हां क्लासिकल का टीचर है, वो क्लासिकल जानता है बहुत अच्छे से, वो अप्लाई कर रहा है उसको। ओके सर। वो ओके प्लैनेटरी मोशन का लेके वो बस केवल शेप साइज पर बात कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन किस जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन रखेगा। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि बोर इस बात को बता पाने में असमर्थ था, अनेबल यस सर। कर पाया कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कब आएगा, और किसी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले शेल या सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। जैसे हम बात करते हैं आजकल 2n², शेल है n, तो उसमें 2n² इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 8 18। ये रूल भी नहीं पता था उसको, यस ये सब आया सर। है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये हम लोग जब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ऑफ बाउ रूल लगाते हैं, तो ये सारी बातें हमको क्लियर हो जाती हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, हेलो सर। हाँ जी बोलें, बताएं। सर मेरे को ना लास्ट क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 पूछना था। बताइए क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या था क्वेश्चन? सर उसमें ये था कि अपन चार्ज को भी डबल करते हैं और मास को भी डबल करते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बतानी थी। तो उसने अपने 2 की पावर 5 की थी, तो 2 की पावर 5 कैसे की मतलब? अरे m e raised to power 4 होता है ना न्यूमरेटर में। सर यही होता था। ओ हाँ सर, आ गया सर, आ गया। तो m की वैल्यू 2 टाइम्स e की वैल्यू 2 4, तो ये तो 2 raised to power 5 ही तो आएगा ऐसा। यस सर, थैंक यू सर। एक्चुअली स्टूडेंट्स ने तुरंत बोल दिया था, इसलिए मैं आगे फार्मूला लिखा ही नहीं। स्टूडेंट्स को तुरंत याद था, तुरंत 5-6 स्टूडेंट ने लिखा 32 32 32, मैंने भी 32 लिख के कैंसिल कर खत्म कर दिया उस क्वेश्चन। तो वो था एक तरह से आप लोगों के लिए। और किसी को कुछ पूछना है स्टूडेंट्स? सर आपका अगली क्लास में दूसरा यूनिट स्टार्ट कर दूंगा। हेलो सर, यस, आपका लास्ट क्लास का लेक्चर अभी मिला नहीं। 20 तारीख के बाद आपका कोई लेक्चर का पीडीएफ ऐप में अपलोड नहीं हुआ है। मैंने तो अपनी तरफ से भेज दिया था भाई, परसों क्लास थी ना मेरी, लास्ट क्लास मेरी परसों की रही है, और मैं फिरोज जी को भेज दिया था जो अपलोड करते हैं। मैं नाइट में 8 बजे 9 बजे तक किसी भी हालत में भेज देता हूँ। मैं जैसा भी देख पा रहा हूँ, मैंने उनको भेजा हुआ है, अब वो अपलोड नहीं किए हुए क्योंकि उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है कि मैं भी उस ऐप में जाकर देख सकूँ। मुझे भी आप लोगों की तरह कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लेना पड़ेगा, या फिर जैसे आपने फी पे किया है ना, तो वैसे ही फी पे करके ही मैं लॉगिन कर सकता हूँ उसमें। तो लॉगिन पासवर्ड नहीं मिला, नहीं तो मैं चेक भी कर लेता। देखता हूँ, मैं फिरोज जी से बात करूंगा इसके लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने लेक्चर भेज दिया था, लेक्चर नंबर 7 था वो मेरा, 25 जनवरी का, ठीक है। लेक्चर उसी भेजा गया मेरा, 6 बजे मैंने भेज दिया था लेक्चर, 5 को। अच्छा, जुनैद इकबाल क्यों परमानेंटली म्यूटेड है भाई? अनम्यूट करें अपने आप को जुनैद, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। यस हेलो हाँ जी बोलें। सर, ये जो सोमर फील्ड राजकुमार बोल रहे हैं ना, राजकुमार बोल रहे हैं। हाँ सर। हाँ जुनैद आप ट्राई करें प्लीज। अच्छा होगा ना, भूख लगी है शाम अच्छा एक मिनट में जुनैद को अनम्यूट करता हूँ, फिर आप बोलते रहिए। सर जो ये सोमर फील्ड को इलेप्टिकल ऑर्बिट का जो आइडिया वो कैसे आया होगा? सोमर फील्ड को प्लैनेटरी मोशन देख करके आया, केपलर के लॉज देख कर आया। अच्छा सर। केपलर भी बोलता है ना कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की तरह जैसे हम लोग प्लैनेट घुमा रहे हैं, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, वहां एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है पीटी था, वहां भी पीटी का जे होता था, हम लोग जे मानते थे एंगुलर मोमेंटम। ये भी सेंट्रल फोर्स है। अच्छा यहाँ चार्ज के साथ मोशन हो रहा है, फोर्स हो रहा है, वहां मासेस के बीच में है ग्रेविटेशनल फोर्स। सर इससे बोले हैं। हेलो हाँ जी बोले बोले आप बोले। तो ये कंडीशन है ए वाई बी वाई ए इज इक्वल टू के वाई एन, तो ये कंडीशन उसने ऐसे श्योर कैसे की होगी कि इसी कंडीशन को फॉलो करने वाला? अभी तो मैंने सॉल्व किया ना आपके सामने, थोड़ा मैथमेटिक्स करना पड़ा, वही तो सॉल्व किया हम लोगों ने। अच्छा, पूरा डेरिवेशन हो गया ना उसमें। ओनली विल्सन सोमरफील्ड एक उसने क्वांटाइजेशन बनाया, विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल बनाया, और उसी को अप्लाई करते हुए हम लोगों ने भी अप्रोच किया, पूरा डेरिवेशन हो गया। मैंने तो 5-7 पेज आज की क्लास में वही डिस्कस ही किया और कुछ कर ही नहीं पाया। हाँ सर। तो आप इस डिस्कशन को फॉलो करें, अपने आप आपको भी मिल जाएगा कि हाँ ये तो वही होता है। अभी इंटीग्रेशन बीच में मैंने नहीं पूरा डिटेल किया उसका, आप उसको एक बार चेक कर लेंगे इंटीग्रेशन। ओके ठीक है। ओके ओके। जुनैद चले गए क्या? पूछ रहे थे। तो नाउ स्टूडेंट्स कुछ और पूछना है तो बताएं, मैं लेक्चर फॉरवर्ड कर दूंगा, फिरोज जी को अपलोड कर देंगे वो। नाउ स्टूडेंट्स क्लास ओवर, थैंक यू।